हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए एसएलसीएम के अमेंडमेंट्स को कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी मैं आईसीडीआर एलओडीआर जो मेजर आपके दो चैप्टर्स हैं उसके जो मेजर सारे अमेंडमेंट्स हैं जून 23 एग्जाम्स के लिए जो एप्लीकेबल हैं, ऑलरेडी मैं उसका वीडियो डाल चुका हूं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, फटाफट पहले आप उसको देख लें। ठीक है, और ये अमेंडमेंट्स फॉर जून 23 का पार्ट 2 है। ठीक है, सिक्योरिटीज लॉ का ही है, एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट 2 वीडियो है। अदर देन आईसीडीआर एलओडीआर जो भी चैप्टर्स में अमेंडमेंट है वो हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। फटाफट वीडियो लाइक कर दो। ठीक है, फुल अलर्टनेस से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश मेरी यही रहेगी कि वैल्यू फॉर टाइम आपका ये वीडियो रहे। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल आपका नहीं करूंगा। तो एग्जाम के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले मैं वो पढ़ाने वाला हूं, उस पर ज्यादा टाइम देने वाला हूं। और जो फॉर्मेलिटी के लिए हमको बस पढ़ना है, बहुत ही माइनर से चेंजेस हैं, कोई उसका मेजर इंपैक्ट नहीं है। ठीक है, वो मैं लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें। लाइक वाइक हो गया? चलो, तो हमारा आईसीडीआर हो गया है, हमारा एलओडीआर हो गया है, और सिक्रा का भी जो है वो मैंने आपको बता दिया था। सिक्रा में भी वही अमेंडमेंट है। ठीक है, जो हमने पढ़ा है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था ZC ZP, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू किए जा सकते हैं, फिर वो लिस्ट किए जा सकते हैं। अब इशू लिस्ट तो तभी होंगे ना जब वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में होंगे, क्योंकि एक नया टाइप का सिक्योरिटी है, पहले ऐसा कोई सिक्योरिटी रहा ही नहीं है, तो उसको वैलिडिटी पहले देनी होती है, उसको सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में कवर करना जरूरी है, तभी वो लीगली वैलिड होगा, तभी वो लीगली सिक्योरिटी माना जाएगा और सारे फीचर सिक्योरिटी के उसमें आ पाएंगे। तो वो किया गया है। तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सिक्योरिटीज की, उसके अंदर उसको ऐड किया गया है टू गिव द वैलिडिटी, और उसको भी सिक्योरिटी माना जाए, तो उसके लिए वो डेफिनेशन कमेंट किया गया है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं है कि ये जो ZC ZP इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये भी सिक्योरिटी की जो लंबी डेफिनेशन है उसके अंदर डाल दी गई है। तो ठीक है, पावर लेके वो इंसर्ट किया गया है। चलो, तो क्या इंसर्ट हुआ है? जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल सिक्योरिटी मींस इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ी होगी, कि सच अदर ऐसा एक ओपन एंडेड क्लॉज डाला गया है कि कुछ और भी सेबी बाद में बता सकता है। तो वही पावर लेके, जो पावर है ना 2A ऑफ क्लॉज H, ठीक है, वो पावर लेके उसमें ये इंस्ट्रूमेंट बाद में अभी नोटिफाई किया जा रहा है कि ये भी सिक्योरिटी वर्ड में आएगा। ठीक है, तो मींस क्या है? सेम इंस्ट्रूमेंट जो कौन इशू कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर प्रॉफिट वाला इशू नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इशू कर सकता है, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन अकॉर्डेंस विद द सेबी गाइडलाइंस। समझ में आ रहा है? तो कुछ भी नहीं है, ओपन एंडेड, बस वो डेफिनेशन डाल दी गई है कि भैया अब जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट भी सिक्योरिटीज वर्ड में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो जो सिक्योरिटीज के प्रॉपर्टीज हैं, जो भी है फीचर्स हैं, वो सब उसमें भी आ जाएंगे। ठीक है, चलो, तो इसमें भी कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो है इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, पहले हम वही देखेंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग। आ जाओ पेज नंबर 12। ठीक है, इसमें भी आई थिंक दो अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वाला है वो पढ़ते हैं, नंबर 2। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, बट इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, कुछ मतलब दिया बहुत कुछ है, पर कंसेप्चुअली कुछ नया नहीं है। जो आपका इनसाइडर ट्रेडिंग था उसमें पहले म्यूचुअल फंड के यूनिट्स कवर्ड नहीं थे। ठीक है, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग के जो रूल्स थे वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स पे अप्लाई नहीं होते थे, जो कॉम्प्लायंसेस थे वो म्यूचुअल फंड्स को कुछ भी अप्लाई नहीं होते थे। तो उसमें भी इनसाइडर ट्रेडिंग होने लग गई, पता नहीं क्यों, पहले कवर्ड नहीं था, अब उसमें भी इनसाइडर ट्रेडिंग होने लग गई है। काफ़ी आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, फ्रंट रनिंग केस होते हैं कि भाई जब भी कोई म्यूचुअल फंड है, बड़ा म्यूचुअल फंड है, कोई परचेस करने वाला है, कोई चीज़ वो सेल करने वाला है,
वो इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाए तो उसका भी मिसयूज होता है, क्योंकि इनके वॉल्यूम इतने लंबे होते हैं, बहुत बड़े वॉल्यूम्स में लोग ट्रेड करते हैं, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, इतने बड़े बड़े वैल्यू के ट्रांजैक्शंस इनके होते हैं, तो ऑब्वियसली प्राइस को अफेक्ट कर ही जाते हैं, आए ख्याल में। तो बहुत सारा इसमें भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो सेबी ने इसको भी टैप किया हुआ है। और अब इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स जो है वो म्यूचुअल फंड यूनिट्स पे भी अप्लाई होंगे, ठीक है। उनको भी वो सारे कॉम्प्लायंसेस करने पड़ेंगे जो एक नॉर्मल लिस्टेड एंटिटी को करने होते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए, ठीक है। तो सब सेम पैरेलल लाइंस पे रखा है, अलग एक चैप्टर ऐड कर दिया है इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस के अंदर, पीआईटी रेगुलेशंस के अंदर, बट है वही, सिंप्लिसिटी के लिए एक अलग पूरा म्यूचुअल फंड के लिए डाल दिया है, पर है वही जो नॉर्मल सबके लिए होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, आ जाओ। तो अगर आपने नॉर्मल पूरे रेगुलेशंस पढ़े हुए हैं तो ही आपको कुछ चीज़ें पकड़ में आएंगी। अगर आपने इनसाइडर ट्रेडिंग ही नहीं पढ़ा या बहुत समय से रिवाइज नहीं किया है तो फिर आपको प्रॉब्लम जा सकती है, ठीक है। चलो, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक नया चैप्टर ऐड किया है, चैप्टर 2A। चैप्टर 2A हैज बीन इंसर्टेड, ठीक है, इन द पीआईटी रेगुलेशंस 2015। और उसमें क्या है, which states restrictions on the communication in relation to and trading by insiders in the units of mutual funds, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर क्या है, सब्जेक्ट मैटर है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। आए ख्याल में कि यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड अब जो भी ट्रेड करेंगे उनको ये रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। सेम इनसाइडर्स जो होंगे, इनसाइडर्स को आइडेंटिफाई करना होगा और इनसाइडर्स पे ये रेस्ट्रिक्शन लगेगा कि दे कैन नॉट ट्रेड इन द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड जब उनके पास यूपीएसआई है। अगर यूपीएसआई उनके पास है तो वो उस वक्त यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में ट्रेड नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन लगेगा। और अगर उनके पास यूपीएसआई है तो वो यूपीएसआई को कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेम मतलब पूरा जो आप पढ़ते हो सब सेम है, सिर्फ उनको समराइज करके म्यूचुअल फंड यूनिट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के हिसाब से, क्योंकि नाम भी अलग आते हैं, म्यूचुअल फंड का नाम अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, उसमें एएमसी भी है, उसमें ट्रस्टी है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है, तो इसलिए उनके लिए अलग बनाए गए, पर मोर और लेस सारे जो कॉम्प्लायंसेस हैं वो पूरे सिमिलर ही हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। चलो, तो ये अमेंडमेंट आ चुका है 24 नवंबर 2022, ठीक है, 24 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो गया है और एक सेपरेट चैप्टर 2A इंसर्ट कर दिया गया है, ठीक है। और ये किसको अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई ओनली इन रिलेशन टू यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स पे अप्लाई होगा। एंड ध्यान दो, ऑल द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 3A एंड 5 शैल ऑल्सो अप्लाई इन रिलेशन टू यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। मतलब ये तो है ही 2A, ये जो चैप्टर है तो पूरा म्यूचुअल फंड्स के लिए ही है, पर म्यूचुअल फंड्स पे और भी चैप्टर्स अप्लाई होंगे विच आर चैप्टर 3A एंड 5 ऑफ म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस। क्लियर है, ठीक है। तो ये भी अप्लाई होगा। अब ये क्या है, चैप्टर 3A क्या है, चैप्टर 3A है वो जो एक आया था, हाल ही में आया हुआ है, इन्फॉर्मेंट वाला जो पूरा रिवॉर्ड का पूरा जो सिस्टम था, वो है चैप्टर 3A। कि अगर आप कोई आपका खबरी है, इन्फॉर्मेंट है, उसके थ्रू आपको कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में पता चला है तो आप उसको रिवॉर्ड दे सकते हो, तो वो रिवॉर्ड स्कीम था, तो वो चैप्टर 3 में है, तो वो इसके लिए भी अप्लाई होगी, ठीक है। और चैप्टर 5 जो है वो तो मिसलेनियस प्रोविजंस है, ठीक है। चलो, तो वो भी इस पे अप्लाई होंगे, मतलब टोटल म्यूचुअल फंड्स के लिए क्या क्या अप्लाई होगा, चैप्टर 2A जो अभी आप पढ़ रहे हो, चैप्टर 3A एंड चैप्टर 5, ये तीनों मिला के म्यूचुअल फंड यूनिट्स पे पूरा पीआईटी, ये तीन चीजें अप्लाई होंगी। चलो, अब सब देखो पैरेलल लाइंस पे ध्यान दो। तो क्या है, कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ यूपीएसआई एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल डिजिटल डेटाबेस। काफी ऊपर ऊपर से दिया एक्चुअली इन्होंने, ठीक है। मैं डिटेल वाला आपको दिखा देता हूं, ठीक है, पूरा सर्कुलर ही दिखा देता हूं। ठीक है, तो पूरा सेम है, मतलब वर्डिंग्स बस बदली गई हैं, कुछ खास अलग नहीं है, ठीक है। डेफिनेशंस हैं सेम, यहां से देखो स्टार्ट होता है 5C
ट्रेडिंग वैन वर्सेस यूपीएसआई। ठीक है, एक बार कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी दिया हुआ है, यहीं से पढ़ लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज कम्युनिकेशन एंड और प्रोक्योरमेंट, कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते और किसी और से प्रोक्योर भी नहीं कर सकते, दोनों अलाउड नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ यूपीएसआई जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और आपको एक स्ट्रक्चरल डिजिटल डेटाबेस मेंटेन करना है। जो लिस्टेड एंटिटी को बनाना होता था, अब वो पैरेलल लाइंस पे म्यूचुअल फंड्स को बनाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दो। तो सब सिमिलर है, सब लाइन बाय लाइन सिमिलर है। नो इनसाइडर शैल कम्युनिकेट, प्रोवाइड और अलाउ एक्सेस टू यूपीएसआई टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग अदर इनसाइडर्स एक्सेप्ट। ठीक है, सब में एक्सेप्शन है। जेन्युइन पर्पस के लिए अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, इन द फर्दरेंस ऑफ लेजिटिमेट पर्पस है, ठीक है, तो सब सेम लैंग्वेज है। except where such communication is in furtherance of legitimate purposes, performance of duties और discharge of legal obligation। ये तीन पर्पसेस से अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो या जो भी कर रहे हो तो वो अलाउड है। उसके अलावा लेजिटिमेट पर्पस के अलावा आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोवाइड या अलाउ एक्सेस नहीं कर सकते। फिर आप प्रोक्योर भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो, ऊपर क्या मना किया है, कम्युनिकेट, प्रोवाइड और अलाउ एक्सेस। फिर नीचे प्रोक्योर भी नहीं कर सकते। ठीक है, नो पर्सन शेल प्रोक्योर फ्रॉम और कॉज, यानी आप फैसिलिटेट भी नहीं कर सकते, एक मीडिएटर की तरह भी इसमें काम नहीं कर सकते। प्रोक्योर फ्रॉम और कॉज द कम्युनिकेशन, समझ रहे हो, कॉज द कम्युनिकेशन वो भी आप नहीं कर सकते हो। कॉज द कम्युनिकेशन बाय एनी इनसाइडर, ठीक है, कि आप बीच वाले हो वो भी आप काम नहीं कर सकते। इनसाइडर के थ्रू कम्युनिकेशन करवा रहे हो, फैसिलिटेटर हो, तो वो भी अलाउड नहीं है। ऑफ यूपीएसआई सेम एक्सेप्ट फर्दरेंस ऑफ लेजिटिमेट पर्पस, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, फिर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एएमसी विद द अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी शैल मेक अ पॉलिसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द लेजिटिमेट पर्पस। ठीक है, सेम है जैसे लिस्टेड एंटिटी को करना होता है, यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एएमसी को करना है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एएमसी विद अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी, उनको डिफाइन करना है क्या क्या पर्पसेस लेजिटिमेट पर्पसेस माने जाएंगे, जो उनका बिजनेस है, जो उनका काम है, डे टू डे एक्टिविटीज है, उसके हिसाब से क्या नॉर्मली आप चीजों के बारे में कम्युनिकेशन करते हो, क्या पर्पसेस की वजह से आप कम्युनिकेशन करते हो, क्या पर्पसेस से आप यूपीएसआई बाहर वालों को देते हो, तो वो आपको खुद ही डिफाइन करना है। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन में कवर्ड होंगे। फिर है एनी पर्सन इन रिसीट ऑफ यूपीएसआई pursuant to legitimate purpose shall be considered as an insider। ठीक है, तो जिसके पास ये इंफॉर्मेशन आती है, नॉर्मल कोर्स में आती है, लेजिटिमेट पर्पसेस के लिए आती है, फर्दरेंस के लिए आती है, वो सब इनसाइडर डीम किए जाएंगे। ठीक है, और उन पे ये सारे गाइडलाइंस अप्लाई किए जाएंगे, उनके ऊपर जो भी कॉम्प्लायंसेस ये रेगुलेशंस कहते हैं एज ए इनसाइडर वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये लोग इनसाइडर माने जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर एंड ड्यू नोटिस शैल बी गिवन टू सच पर्सन टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इनको आप बताओ कि आप इनसाइडर में हो, और अब आपको एज ए इनसाइडर जो भी इंफॉर्मेशन आपको यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में आती है, म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस के बारे में जो भी आपको पता चलता है, ये आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है और कम्युनिकेट आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्रोहिबिटेड है टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ यूपीएसआई इन कंप्लायंस विद दीज रेगुलेशंस। फिर है स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, सब सेम रेगुलेशंस है जो ऑलरेडी हैं, अब अलग से बस एक समरी बना के सारे म्यूचुअल फंड्स को लागू कर दिए हैं। तो सब सेम लैंग्वेज है। देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरी पर्सन रिक्वायर्ड टू हैंडल यूपीएसआई। ठीक है, जिनको भी यूपीएसआई हैंडल करनी है, जो भी इनसाइडर्स हैं, अब इनसाइडर तो कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर में हो सकता है, तो उसका जो भी हेड होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अलग अलग नाम होता है। तो अगर कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी नहीं है कोई और स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर में कोई ना कोई तो हेड होगा ना, तो वो जो भी हेड है उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि उनको क्या मेंटेन करना है। शैल एंश्योर अ स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस इज मेंटेन्ड कंटेनिंग द नेचर ऑफ यूपीएसआई and the names of such persons who have shared the information and also the names of the person to whom the information has been shared। ठीक है, जो दे रहा है इंसान उसका भी नाम आना चाहिए, जिसको वो दे रहा है उसका भी नाम आना चाहिए, और क्या दे रहा है, क्या यूपीएसआई है, क्या इंफॉर्मेशन है, वो भी देना चाहिए। लाइक लॉग बुक की तरह होता है, जैसे हम रजिस्टर्स रखते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, कौन आया कौन गया, तो पूरा आपको ये
स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस रखना पड़ेगा। पूरा यूपीएसआई कौन दे रहा है, कहां दे रहा है, क्यों दे रहा है, कब दे रहा है, सब आपको उस डेटाबेस में मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि कल चल के अगर कुछ लीक हुई है इंफॉर्मेशन, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो आपको ट्रेसिंग करने में आसानी होती है। आप ट्रेस कर सकते हो कि कौन कौन परपिचुएटर होगा, कहां कहां से वो इंफॉर्मेशन गुजर के गई, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, ये सब ट्रैक करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो पूरा आपको ये मेंटेन करना है। नेचर जो दे रहा है, नेम ऑफ द पर्सन हु हैव शेयर्ड एंड टू हुम, जिसके साथ ये शेयर हुई, ये तीन चीजें आपको रखनी है, अलोंग विद द पैन नंबर और एनी अदर आइडेंटिफायर, आधार कार्ड वगैरह भी आ सकता है अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, सच डेटाबेस शैल नॉट बी आउटसोर्स्ड, मतलब आपको खुद ही मेंटेन करना है इन हाउस, या आप कोई आउटसाइड एजेंसी को आउटसोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, लीक हो सकती है इंफॉर्मेशन, टैंपरिंग हो सकती है, इसलिए आप खुद ही करो, खुद ही उसकी जिम्मेदारी लो। Such database shall not be outsourced and shall be maintained internally with adequate internal controls and checks such as time stamping, audit trails to ensure the non-tampering of the database. किसने लॉगिन किया, अब डिजिटल है तो लॉगिन किया होगा, तो लॉगिन कौन कर रहा है, तो उसका पूरा डेट टाइम, उसका जो भी एम्प्लॉय नंबर है, जो भी आईडी वगैरह होता है, सब उसमें अपने आप ऑटो जनरेट हो जाना चाहिए, ताकि ऑडिट के दौरान हम ट्रेस कर पाए किसने लॉगिन किया था, किसने चेंजेस किया था, किसने ईमेल किया था, व्हाटएवर जो भी ट्रेसिंग होती है वो ऑडिट ट्रेल एक पूरा आइडेंटिटी होनी चाहिए कि पता चले कि किसने क्या किया था। नहीं तो ट्रेल ही नहीं रहेगा, पता ही नहीं चला किसने क्या किया, तो फिर फायदा क्या। तो डेटाबेस प्रॉपर्ली आपको मेंटेन करना है, टाइम स्टैंपिंग होनी चाहिए, कितने बजे क्या हुआ, हर जो स्टेप आप कर रहे हो, ऐड डिलीट चेंजेस कर रहे हो, तो उसमें टाइम स्टैंपिंग होनी चाहिए। ठीक है, टाइम अपने आप आ जाना चाहिए। क्लियर है। तो पहले में वो कह रहे हैं कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सेकंड में वो कह रहे हैं कि आप खरीद भी नहीं सकते, प्रोक्योर भी नहीं कर सकते, आप मीडिएशन भी नहीं कर सकते। फिर कह रहे हैं कि भाई आप पॉलिसी बनाओ। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एएमसी विद अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी पॉलिसी बनाओ। ठीक है, फॉर की लेजिटिमेट पर्पस क्या होता है। फिर कि जो भी अब लेजिटिमेट पर्पस से जिनके पास भी इंफॉर्मेशन जाएंगी वो इनसाइडर माना जाएगा, तो उनको बताओ कि वो इनसाइडर है और वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना अब उनकी जिम्मेदारी है। फिर स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस आप बनाओ। ठीक है, उसमें तीन चीजें आ जानी चाहिए, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ पर्सन टू हुम इंफॉर्मेशन इज गिवन, एंड जो खुद शेयर कर रहा है, पर्सन जो शेयर कर रहा है उसका नाम आ जाना चाहिए। तो ये तीन चीजें आनी चाहिए अलॉन्ग विद पैन नंबर और एनी अदर आइडेंटिफायर इन केस देयर इज पैन इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, और फिर ये आउटसोर्स आप नहीं कर सकते हो, ये आपको इन हाउस ही मेंटेन करना है, और उसमें टाइम स्टैंपिंग होनी चाहिए और ऑडिट ट्रेल भी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सब चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपको आ सकता है, 5 मार्क 3 मार्क, कहीं भी कुछ भी किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो ये बेसिक प्रोहिबिशन है जो आप नॉर्मल रेगुलेशन में भी ऑलरेडी पीआईटी में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब है कि जब आपके पास यूपीएसआई है, जब आप इनसाइडर हो, आपके पास यूपीएसआई है, आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, बेसिक प्रोहिबिशन। ट्रेडिंग व्हेन इन पोजीशन ऑफ यूपीएसआई, तो साफ साफ लिखा है, नो इनसाइडर शैल ट्रेड इन द यूनिट्स ऑफ स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड व्हेन in possession of UPSI which may have a material impact on the NAV of the scheme or may have a material impact on the interest of the unit holders of the scheme। ठीक है, तो NAV पे material impact हो सकता है, बढ़ या कम, बढ़ना कम हो सकता है, और इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर्स, अब वो भी है कि इंटरेस्ट तो नॉर्मली डाउन जाएगी, NAV तो ही इंपैक्ट होता है, तो ओपन एंडेड भी रखा गया है कि प्राइस मूवमेंट्स के अलावा भी कोई इंपैक्ट पड़ता होगा, फेथ का, या मार्केट में इन जनरल, मार्केट में आपका भरोसा ही उठ गया है कि यार ये तो कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे कोई भी फ्रॉड हो रहा है, तो इंटीग्रिटी पे भी अगर सवाल उठते हैं तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा, मटेरियल इंपैक्ट ऑन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर्स ऑफ द स्कीम। ठीक है, बेसिक प्रोहिबिशन है कि इनसाइडर है, आपके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है, यूपीएसआई है, ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रेड करोगे तो हम अज्यूम कर लेंगे कि आप उसी इनसाइड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही ट्रेड कर रहे हो, समझ रहे हो। चलो आगे, फिर है डिस्क्लोजर्स बाय सर्टेन पर्संस। ठीक है, सब पैरेलल लाइंस पे है, अगर आपने मेन रेगुलेशंस पढ़ी है तो सब यही है, सब सेम ही चीजें हैं। चलो, क्या डिस्क्लोजर्स देने और किसको देने। एन एएमसी shall on such date as may be specified by board and on a quarterly basis thereafter
डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ होल्डिंग्स, ठीक है, क्या बताना है, डिटेल्स ऑफ होल्डिंग्स इन द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम ऑन एन एग्रीगेट बेसिस हेल्ड बाय डीपी, ठीक है, जो भी आपके डेजिग्नेटेड पर्सन हैं, जो नीचे हम पढ़ेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट जिन पे लागू होगा, जो आपके कंपनी के यानी म्यूचुअल फंड के डीपी हैं, डेजिग्नेटेड पर्सन हैं, उनकी डिटेल्स आपको देनी है और वो कितना कितना होल्ड करते हैं यूनिट्स ऑन एन एग्रीगेट बेसिस, ओवरऑल सारे स्कीम्स मिला के जो भी आपके डीपी हैं वो कितनी होल्डिंग्स रखते हैं आप ही के यूनिट्स में, वो आपको बतानी है, ठीक है। तो ये सर्टन पर्सन्स में एक आ गया डीपी, ठीक है, और क्या बताना है, डिटेल्स ऑफ होल्डिंग्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है, ऑन एग्रीगेट बेसिस, ठीक है, किसके किसके डीपी, ऑफ एएमसी, ट्रस्टी एंड देयर इमीडिएट रिलेटिव, ठीक है, इमीडिएट रिलेटिव्स को भी बताना है, ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और इन एनी मैनर एज में बी स्पेसिफाइड, ठीक है, सबसे बेसिक कंप्लायंस है, डिस्क्लोज करना है ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। फिर है डिटेल्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द यूनिट्स ऑफ ओन म्यूचुअल फंड्स अबाउ सच थ्रेशोल्ड, ठीक है, अगर एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, जो 10 लाख की लिमिट होती है नॉर्मली, ठीक है, 10 लाख की लिमिट इसमें भी देखेंगे क्या है, बट एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि अगर आपकी इंडिविजुअल या क्यूमुलेटिव आपके ट्रांजैक्शन उस वैल्यू को क्रॉस कर गए तो आपको एडिशनल कंप्लायंस लागू हो जाता है। तो डिटेल्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन इन द यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स above such threshold as may be specified by board executed by DP of AMC trustee and their immediate relatives shall be reported by the concerned person to the compliance officer of the AMC within 2 business days from the date of transaction। मतलब समझो बात को, फर्स्ट वाला जो था उसमें AMC पे जिम्मेदारी डाली गई है कि AMC को अपने सारे DP का जो भी है वो बताना है। सेकंड में क्या हो रहा है, वो जो पर्सन है उस पर्सन पे जिम्मेदारी डाली है कि तू अपने ट्रेड का इंफॉर्मेशन दे। अगर आप एक डीपी हो या आप उनके इमीडिएट रिलेटिव हो तो आपको भी कहा गया है कि आप एक पर्सनल कैपेसिटी में भी वो ट्रांजैक्शंस की डिटेल दो, लेकिन आपको कब देना है, जब वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी तब। थ्रेशोल्ड लिमिट तक आपको बताने की जरूरत नहीं है, जैसे ही थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी उसके बाद आपको सारे ट्रांजैक्शंस का रिपोर्टिंग करना है विद इन 2 बिजनेस डेज, ठीक है, 2 बिजनेस डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आपको कॉम्प्लायंस ऑफिसर को बताते रहना है कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो इन द ओन म्यूचुअल फंड स्कीम, खुद के ही जो म्यूचुअल फंड में जहां पे आप डीपी हो, अपने ही म्यूचुअल फंड में कहां कहां क्या क्या ट्रेड कर रहे हो, उस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आपको आप ही के म्यूचुअल फंड के कॉम्प्लायंस ऑफिसर को देनी है विद इन 2 बिजनेस डेज, ठीक है। तो कैपेसिटी समझो, पहला जो पॉइंट है वो कंपनी के ऊपर कॉम्प्लायंस डालता है, सेकंड जो पॉइंट है वो डीपी, ट्रस्टी और उनके जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं उन पे ये जिम्मेदारी डाली गई है, ठीक है, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं, फिर है कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, सब सेम ही है। कोड ऑफ कंडक्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी एएमसी शैल इंश्योर दैट द सीईओ और एमडी शैल फॉर्मुलेट, ठीक है, कौन बनाएगा, सीईओ और एमडी को फॉर्मुलेट करना है कोड ऑफ कंडक्ट विद देयर अप्रूवल टू रेगुलेट, मॉनिटर एंड रिपोर्ट, ठीक है, ये बेसिक पर्पस है, रेगुलेट, monitor and report dealings in the mutual fund units by DP and their immediate relatives of DP towards achieving the compliance with these regulations and adopting the minimum standards set by the Schedule B to these regulations and without diluting the provisions of this regulation in any manner, ठीक है, मतलब आप पूरा जो compliance है, पूरा ये जो regulation आपको compliance करता है, इसको एक अपने code of conduct में ड्राफ्ट कर लेना है और वो कोड ऑफ कंडक्ट अपने डीपी को लागू करवा देना है। तो बस यानी डीपी को क्या करना है, डीपी को अपना कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, कोड ऑफ कंडक्ट में सारी रेगुलेशंस को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेट करने के लिए कहा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये इंश्योर करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये इंश्योर करना है कि जो आपकी कंपनी का सीईओ या एमडी है वो फॉर्मुलेट करे कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। आगे फिर है कि जो आपके इनसाइडर्स हैं, जो आपके कनेक्टेड पर्सन्स हैं, उनको भी फिर अपने एम्प्लॉइज के लिए और अपने डेजिग्नेटेड पर्सन्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो पहला पॉइंट खुद के लिए है और दूसरा पॉइंट जो इनसाइडर और कनेक्टेड पर्सन्स हैं उनके लिए, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरी अदर पर्सन, एवरी अदर पर्सन, एवरी अदर पर्सन, और पहले में क्या था एएमसी, ठीक है, तो फर्क है।
of every other person who is required to handle the UPSI relating to mutual fund scheme or its units in the course of business operation shall formulate a code of conduct to regulate, monitor, report of by their designated person and immediate relative of the designated persons toward achieving compliance, जो शेड्यूल सी में है, विदाउट डाइल्यूटिंग. ठीक है, कॉपी पेस्ट है पूरा. वहां बी है, यहां सी है, ऊपर एएमसी है, नीचे एनी अदर पर्सन. ठीक है, सेम है. तो उनको कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्मुलेट करना है. फिर है कि ये डीपीडीपी कौन है, ये डीपीडीपी इसमें कौन आएगा. ठीक है, तो वो भी स्पेसिफाई किया गया है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एएमसी एंड ट्रस्टी शैल इन कंसल्टेशन विद द कंप्लायंस ऑफिसर स्पेसिफाई. ठीक है, कंपनी को ही स्पेसिफाई करना है कि हमारे डीपी में कौन कौन आता है, उनको ही बताना है. और कौन कौन आता है, लॉ भी बता रहा है, टू बी कवर्ड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, उन पे कोड ऑफ कंडक्ट लागू करवाना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल एंड फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्सेस दैट सच रोल एंड फंक्शन वुड प्रोवाइड. मतलब आपको सिर्फ सोचना है कि अगर कोई ये पर्सन काम कर रहा है तो उसके पास यूपीएसआई नॉर्मल कोर्स में आएगी या नहीं आएगी. एक्चुअली क्या होता है वो नहीं, जो एक फ्लो होता है ना, वर्क फ्लो होता है, इंफॉर्मेशन फ्लो होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में. तो जो भी आप काम हैंडल कर रहे हो उस रोल के हिसाब से क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि यार इसके पास भी इंफॉर्मेशन आ सकती है नॉर्मल कोर्स में. तो ये सब इमेजिन करना है. आपका जो वर्क फ्लो है, इंफॉर्मेशन फ्लो है, उसके हिसाब से आपको सोचना है. वुड प्रोवाइड यूपीएसआई इन एडिशन टू सीनियोरिटी एंड प्रोफेशनल डेजिग्नेशन. कि सिर्फ सीनियोरिटी और प्रोफेशनल डेजिग्नेशन आपको नहीं देखना है, जो उसका काम है, जो उसका रोल है, जो उसका फंक्शन है, उसके हिसाब से वो इंफॉर्मेशन उसके थ्रू पास ऑन होती है कि नहीं होती है, ये भी आपको चेक करना है. उसके पास एक्सेस आ सकता है या नहीं आ सकता है. तो भले वो सीनियर नहीं है, भले उसका डेजिग्नेशन पर्सन कम है, लेकिन अगर वो उसका काम ऐसा है, उसका रोल ऐसा है कि उसके पास भी उसका एक्सेस आ सकता है, तो वो भी डेजिग्नेटेड पर्सन में आना चाहिए. मतलब डेजिग्नेटेड पर्सन कोई ऐसा नहीं कि बस कोई बड़ा लेवल का मैनेजर है तो वही आ सकता है, ऐसा नहीं होता है. डेजिग्नेशन सीनियोरिटी का यहां कोई लेना देना नहीं है. जिसके पास भी यूपीएसआई का एक्सेस आ सकता है, भले वो बहुत ही लो ग्रेड का एम्प्लॉय होगा, बहुत लोअर या मैनुअल लेवल का काम करता होगा, पर उसके थ्रू भी यूपीएसआई गुजरती होगी, तो उस पे भी कोड ऑफ कंडक्ट लागू होना चाहिए, उसको भी डीपी में कैटेगराइज करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये मतलब इंटेंशन क्लियर किया जा रहा है. लॉ अपना इंटेंशन क्लियर कर रहा है कि डेजिग्नेटेड पर्सन मतलब सिर्फ वो नहीं है जो बड़े लोग हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उन्हीं के पास यूपीएसआई आती होगी, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो क्या क्या है, एंड शेल इंक्लूड. तो उनके हिसाब से कौन कौन आएगा वो भी उन्होंने डिक्टेट करके दे दिया है. नंबर 1, हेड. जो भी आपकी कंपनी का हेड है, अब आप उनको सीईओ बुलाओ, एमडी बुलाओ, प्रेसिडेंट बुलाओ, या कोई भी नाम दे दो, जो भी हेड है, डे टू डे मैनेजमेंट का जो भी हेड है, वो इसमें पहले आएगा. नंबर 2, डायरेक्टर्स ऑफ एएमसी और ट्रस्टी कंपनी. ठीक है, सारे डायरेक्टर्स आएंगे. फिर है सीआईओ. अब ये सब नॉर्मल कंपनी में नहीं होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, क्योंकि उनका काम अलग है, उनका नेचर ऑफ एक्टिविटी अलग है. तो ये सारे डेजिग्नेशंस म्यूचुअल फंड या एएमसी के अंदर होते हैं. क्लियर है. तो सीआईओ, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, fund managers, dealers, research analysts, all employees in the fund operations department, compliance officer, heads of all divisions and or departments, or any other employee as designated by the AMC or trustee. तो ये सारे लोग by default designated person में आ जाएंगे. इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और पर्सन है जो इस डेजिग्नेशन में नहीं आता है पर उसके पास भी यूपीएसआई आती है, तो उनको आप ऐड कर सकते हो. ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, जो अलग है थोड़ा म्यूचुअल फंड के हिसाब से. ठीक है, बड़े आगे. फिर जैसे मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सब भी दिए हुए हैं शेड्यूल बी और शेड्यूल सी में. ठीक है, एक आपके खुद के लिए और एक अदर पर्संस के लिए. ठीक है, इंटरमीडियरीज एंड फिड्यूशरीज के लिए. क्लियर है. और शेड्यूल सी में एक क्लॉज ऐड हुआ है 11A, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो आप इतना अभी ध्यान में रखो. ठीक है, क्या क्या ध्यान में रखना है. नंबर 1, कम्युनिकेशन. ठीक है. सेकंड, ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, डिस्क्लोजर्स देने हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है, डेजिग्नेटेड पर्सन में कौन कौन आएगा. ठीक है, सिर्फ ये 5 चीजें आपको कवर करनी है. एक आध क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मेरे हिसाब से आ सकता है, अमेंडमेंट है,
और अच्छा अमेंडमेंट है, रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो ये आएगा, ठीक है, आ सकता है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपको कवर करके जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा सबसे बड़ा अमेंडमेंट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अब एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, सर्कुलर है, इट्स नॉट अमेंडमेंट, इट्स अ सर्कुलर। अब इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो बाउंसर जाएगा, ठीक है। अब एक कंसेप्ट होता है, आपको पता होगा कि नोशनल ट्रेडिंग विंडो, एक कंसेप्ट होता है नोशनल ट्रेडिंग विंडो। तो क्लॉज 4 है ऑफ शेड्यूल बी, अगर आपने पढ़ा होगा शेड्यूल बी ऑफ द पीआईटी रेगुलेशंस, उसमें पूरी चीजें दी हुई हैं, ठीक है, कि क्या क्या करना है। तो उसमें एक पूरा क्लॉज 4 है जो क्या कहता है कि जो भी डीपी हैं, डेजिग्नेटेड पर्संस, मे एग्जीक्यूट ट्रेड सब्जेक्ट टू कॉम्प्लायंस विद दिस रेगुलेशंस, टुवर्ड्स दिस एंड अ नोशनल ट्रेडिंग विंडो, ठीक है, shall be used as an instrument of monitoring the trading by the DP. Trading window shall be closed when the compliance officer determines that a DP or a class of DP can reasonably be expected to have possession of UPSI. Such closure shall be imposed in relation to such security. जो पर्टिकुलर कंपनी है जिसकी यूपीएसआई आपके पास है, बस उसी सिक्योरिटी में आप डील नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप इनसाइडर हो, डीपी हो, और आप उसी में काम कर रहे हो, आप इनसाइडर हो, आपके पास यूपीएसआई है, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते ना, पर आप बाकी सिक्योरिटीज में तो ट्रेड कर सकते हो ना। तो आपको सिर्फ एक ही सिक्योरिटी में ट्रेड करने से उसको रोकना है, ठीक है। सच सिक्योरिटी टू विच सच यूपीएसआई रिलेट्स, द डीपी एंड देयर इमीडिएट रिलेटिव शैल नॉट ट्रेड इन द सिक्योरिटीज व्हेन ट्रेडिंग विंडो इज क्लोज्ड। तो लॉ सिंपल है कि भाई आपको ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर देना है और उस समय के लिए अलाउ नहीं करना है कि वो ट्रेड कर पाए, ठीक है। अब ये हासिल कैसे किया जाए, इंग्लिश ग्रामर में तो आपने मस्त मस्त लिख दिया है, ऑपरेशनली इसको कैसे करेंगे। स्टॉक मार्केट इतना बड़ा है, इतने लोग हैं, इतने कंपनीज लिस्टेड हैं, कैसे हम एक सिलेक्ट लोगों को रोकेंगे। तो इसका ऑपरेशनल चीजें इन्होंने सर्कुलर के थ्रू बताई हैं, सेबी ने डिक्टेट किया है कि आप ये कैसे करोगे, ठीक है। सर्कुलर में एनेक्चर ए और एनेक्चर बी डाल दिया गया है, तो उसमें पूरा फ्लो चार्ट दिया है कि कैसे इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी, कैसे कंपनी अपने डेजिग्नेटेड पर्संस बताएगी, कैसे कॉम्प्लायंस ऑफिसर बताएगा कि कब क्या समय के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग विंडो कौन क्लोज करेगा, वो तो स्टॉक एक्सचेंज करेगा ना। कुछ सोच समझ रहे हो, किसके पास क्या पावर है, आपको समझना होगा। स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर सकता है, अब उसको कैसे पता चलेगा कि कौन डेजिग्नेटेड पर्सन है, कब वो पीरियड है, कब कितने समय के लिए बंद करना है, वो तो कंपनी को पता है, कंपनी के कॉम्प्लायंस ऑफिसर को पता है। तो इन्होंने पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड किया है, पर्दे के पीछे चीजें होंगी, ये आपको दिखेंगी नहीं, ये उन्होंने पर्दे के पीछे एक फ्लो बनाया हुआ है कि भाई कंपनी को एक्सेस दी जाएगी, एक अलग से कंपनी के लिए विंडो क्रिएट करो जिसके थ्रू वो डेजिग्नेटेड पर्संस बताएंगे, या उसमें चेंजेस करने हैं तो चेंजेस करते रहेंगे, और वो कब बंद रखना है, कब ट्रेडिंग विंडो क्लोज करना है, तो कब वो इंटीमेट करेगी, तब जाके स्टॉक एक्सचेंज उसको इंप्लीमेंट करेगी। तो ये पूरा वर्क फ्लो, पूरा प्रोसेस फ्लो इस सर्कुलर के थ्रू दिया गया है, ठीक है। और रास्ता क्या है, कैसे आप रोकोगे, तो वो रास्ता आपको समझना है, बाय फ्रीजिंग द पैन एट सिक्योरिटी लेवल। आए ख्याल में, ये ऑपरेशनल ट्रिक है कि हम कैसे रोकेंगे, हम उन पैन नंबर्स को फ्रीज कर देंगे। अगर आप पैन नंबर फ्रीज कर दोगे तो वो उस सिक्योरिटी में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, समझ रहे। तो ये उन्होंने मतलब सेबी ने बताया कि आप ऐसा करो, सिक्योरिटी लेवल पे पैन नंबर्स को फ्रीज कर दो, तो वो पैन नंबर के ट्रेड्स उस सिक्योरिटी के लिए एग्जीक्यूट नहीं किए जा पाएंगे, तो इस तरह से आपको उनको रोकना है, ठीक है। तो ये पूरा उन्होंने दिया हुआ है। अब कब कब रोकते हैं, तो एक जनरल पॉइंट आता है इसी में 4.2, इसी में सिचुएशन दी जाती है कि कब कब आपको रोकना है ट्रेडिंग से। तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट आता है, ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन पीरियड शैल बी मेड एप्लीकेबल फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर टिल 48 आवर्स आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है। फाइनेंशियल रिजल्ट के आसपास ट्रेडिंग रोकनी होती है, क्योंकि फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है वो यूपीएसआई माने जाते हैं और वो उससे प्राइस इंपैक्ट होती है। तो जो भी डीपीज हैं उनको रोका जाता है कि उस ड्यूरेशन के दौरान
आप अपने सिक्योरिटीज में ट्रेड नहीं कर सकते। तो ऐसे जितने भी आइडेंटिफाइड एरियाज हैं, जब जब उनको रोकना होता है तो कंपनी पे ये ड्यूटी डालिए कि आप इन्फॉर्म करो स्टॉक एक्सचेंज को, और स्टॉक एक्सचेंज फिर ये सब कर देगा। क्लियर है? तो ये कैसे होगा? तो ये पूरा ऑपरेशनल इन्होंने दिया हुआ है, ध्यान दो, फटाफट पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू रैशनलाइज द compliance requirement under clause 4 of schedule B read with regulation 9, improve the ease of doing business and prevent the inadvertent non-compliances of provisions of PIT by DP, it has been provided that stock exchange, ध्यान दो, यही बेस है सर्कुलर का, that stock exchanges and DP shall develop a system to restrict the trading by DP of listed company during the trading window closure period। मतलब अभी तक क्या चल रहा था? फिर अभी तक बस जो डीपी है उनको बोला गया था कि आपकी विंडो ओपन रहेगी पर आप ट्रेड नहीं करो, मतलब इंसान के ऊपर कंट्रोल डाला था कि तुम ट्रेड कर सकते हो पर मत करो। अब इनएडवर्टेंटली हो सकता है कोई ट्रेड कर ले, उसको नहीं पता है या उसको ध्यान में नहीं है कि ये क्लोजिंग ट्रेडिंग विंडो क्लोज्ड है, मुझे ट्रेड नहीं करना है। अरे पर विंडो तो ओपन है ना, समझ रहे हो? सिर्फ आपको पता है कि विंडो क्लोज्ड है, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अरे पर विंडो तो ओपन है ना, ट्रेड तो आप एक्चुअली कर सकते हो। तो आप इसका सॉल्यूशन क्या है? इंसान को क्यों मना कर रहे हो? विंडो एक्चुअल में क्लोज कर दो ना, कि वो चाह के भी ट्रेड ना कर पाए, वही अल्टीमेट मतलब रेस्ट्रिक्ट कर पाएगा ना। तो अब सेबी वहां तक पहुंचा है कि अब हम इंसान को नहीं बोलेंगे, हम सिस्टम्स को बदलेंगे, वो चाह के भी ट्रेड नहीं कर पाएगा। ऐसा सिस्टम हमको बनाना है, जिसकी शुरुआत इन्होंने कर दी है। ठीक है, तो कैसे शुरुआत कर दी है? टू बिगिन विथ द प्रोविजंस ऑफ दिस सर्कुलर शैल बी एप्लीकेबल टू डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। तो लेट्स स्टार्ट विथ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ठीक है, और जो भी बेंचमार्क इंडेक्स में जो कंपनीज आती हैं, निफ्टी 50, ये जो 50 कंपनीज हैं इनको ये पहले लागू करना है। सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज है इनको पहले ये लागू करना है पूरा सिस्टम। ठीक है, तो इनसे ये शुरुआत की गई है और सिर्फ एक ही यूपीएसआई से की गई है, विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिक्लेरेशन। और ये कौन से क्वार्टर से किया जाएगा? 30 सितंबर 2022। इस क्वार्टर का जो पूरा रिजल्ट का ड्यूरेशन आएगा, क्वार्टर एंड से लेके 48 आवर्स फ्रॉम आफ्टर द डिक्लेरेशन, इस दौरान ये पहली बार इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में नहीं रोकना है, ओवरऑल रोकना है ना, तो वो भी ध्यान देना है भाई। ये मैकेनिज्म तो एक हो गया स्टॉक एक्सचेंज के लिए, पर ऑफ मार्केट भी वो ट्रेड ना कर पाए। ठीक है, तो पूरा क्लियर किया गया है। देखो, फर्दर टू बिगिन विद द रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेडिंग शैल बी फॉर ऑन मार्केट ट्रांजैक्शन, मतलब स्टॉक मार्केट पे जो हो रहे हैं वो तो स्टॉक मार्केट के थ्रू आप चेंज कर दोगे। फिर ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स भी मना किए हैं, एंड क्रिएशन ऑफ प्लेज इन द इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कुछ भी ट्रांजैक्शन ये डीपी न कर पाए, हर तरह से रोकना है, ऑन मार्केट ऑफ मार्केट। ठीक है, प्लेज भी नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मतलब अच्छा टॉपिक है, रियल लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, तो आ सकता है। ठीक है, दोनों अमेंडमेंट्स काफी रेलेवेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। चलो, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? थम्स अप दो। ठीक है, तो हमारा ये पीआईटी हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स एंड गाइडेंस। ठीक है, इस पे आ जाओ, चैप्टर 14 वाले पे आ जाओ, तो पेज नंबर 18। ठीक है, पेज नंबर 18। अब ये भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, इट्स अ मास्टर सर्कुलर। ठीक है, मास्टर सर्कुलर क्या होता है? कंपाइलेशन ऑफ ऑल द सर्कुलर, जो भी आपके इंपॉर्टेंट रेलेवेंट सर्कुलर्स हैं उसकी अगर आपको एक जगह समरी देनी है, क्योंकि सर्कुलर बहुत सारे होते हैं। अगर आपने जिंदगी में कभी सेबी की वेबसाइट खोल के सर्कुलर सेक्शन में आप गए हो तो आपको पता होगा सर्कुलर्स बहुत ज्यादा होते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑन द सर्कुलर्स। तो काफी बार ऐसा होता है कि यार कॉम्प्लायंस इंश्योर करने के लिए एक समराइज्ड एक जगह एक इंसान का उस पर जो भी सर्कुलर है उसको एक जगह देने पड़ते हैं। तो ये उन्होंने किया हुआ है कि जो भी सेबी स्कोर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सर्कुलर्स हैं उन्होंने एक मास्टर सर्कुलर इशू कर दिया, विच इज जस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द सर्कुलर्स। ठीक है,
तो इसमें 2-3 पॉइंट्स थोड़े इंपॉर्टेंट है जो मैं चाहता हूं कि आपको मैं डिटेल में बताऊं। बाकी तो ऑलमोस्ट सेम है, कुछ खास ऐसा कोई चेंज नहीं है। 2-3 बड़ी चीजें बस, ठीक है, ध्यान देना। तो मैं पहली बड़ी चीजें बता देता हूं। सबसे पहला है कि अब आप स्कोर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्ट कंप्लेन भी कर सकते हो। अब ये डायरेक्ट कंप्लेन क्या है कि अगर लिस्टेड एंटिटी को आप कंप्लेन करना चाहते हो, आपको पता ही होगा स्कोर्स या पूरा जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले कोई भी कंप्लेनेंट है तो उसको सबसे पहले किसके पास जाना होता है? कंपनी के पास। कंपनी अगर आपको जवाब नहीं दे रही है 30 डेज के अंदर, उसके बाद रास्ता खुलता है स्कोर्स प्लेटफॉर्म का। क्लियर है क्या? पर अब सेबी ने अलाउ किया है कि हमारे ही प्लेटफॉर्म के थ्रू आप डायरेक्ट कंप्लेन भी कर सकते हो। मतलब आपको एक एक कंपनी के वो सब ईमेल आईडी और वो कंसर्न ऑफिसर कौन है क्या है वो सब देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ही जाओ, पर वो डायरेक्ट एप्लीकेशन माना जाएगा। मतलब वो सेबी के थ्रू जा रहा है ऐसा नहीं माना जाएगा, पर प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हो। प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए अलाउ किया गया है एंड यू कैन फाइल डायरेक्ट कंप्लेंट्स थ्रू स्कोर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, और अगर 30 डेज हो गए और वो कुछ उसका सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई आपको नहीं मिला, तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो डायरेक्ट कंप्लेन है वो एक स्कोर्स कंप्लेन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक नई चीज आई है, डायरेक्ट कंप्लेन। ध्यान दो, द कंप्लेनेंट में, ठीक है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो, नहीं तो आप डायरेक्टली कंपनी के पास जाना चाहो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम एक फैसिलिटी आपको दे रहे हैं। The complainant may use scores to submit the complaint or grievance directly to the listed entity or intermediary or market infrastructure institution for resolution. ठीक है, such a complaint is called as direct complaint and shall be redressed by the entity within 30 days without any intervention of SEBI. ठीक है, इसमें SEBI का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ SEBI का प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है और कोई भी इसमें चीज ये नहीं है। फेलिंग विच द कंप्लेंट शैल बी रजिस्टर्ड ऑन स्कोर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे नॉर्मल जैसे स्कोर्स की कंप्लेंट होती है वैसे रजिस्टर हो जाएगी और फिर सेबी बीच में आ जाएगा। thereafter SEBI shall take it up with the entity concerned. क्लियर है? तो डायरेक्ट कंप्लेंट कैन ऑल्सो बी फाइल्ड थ्रू स्कोर्स विदाउट इंटरवेंशन ऑफ SEBI। फिर है कि भाई ये भी सेम ही है, सिर्फ इसमें टाइम लिमिट चेंज हुई है। नोट डाउन कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है कि अब ये 1 ईयर लिमिट हो गई है। ठीक है, कि स्कोर्स में आप कब तक कंप्लेन कर सकते हो? 1 ईयर। ठीक है, आपके आई थिंक स्टडी मटेरियल में भी अभी ये चेंज हुआ नहीं है। स्टडी मटेरियल में भी आई थिंक अभी तक 3 ईयर्स ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। इन ऑर्डर टू एनहांस द एज स्पीड एक्यूरेसी, ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि पहले ये 3 साल था, 3 साल तक लोग कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, मतलब बहुत लंबा समय होता है, तो कम कर दिया है इसको। विद इन 1 ईयर फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन, जो गलती हुई है, जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ग्रीवाइंस आया है, वहां से 1 ईयर तक ही आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, बाकी पूरा सेम है, सिर्फ टाइम लिमिट बदली है, बाकी ऑलमोस्ट पूरा सेम है। द कंप्लेनेंट हैज अप्रोच्ड, ठीक है, कंप्लेनेंट ने अप्रोच किया है कंपनी को या जो भी है इंटरमीडिएट और ये सबको, और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, कंप्लेन ली नहीं है, या कंप्लेनेंट हैज नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन। ठीक है, कंप्लेन रिजेक्ट कर दी है या कुछ जवाब ही नहीं दिया है, हैज नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंसर्न जो भी है, एंड इज नॉट सेटिस्फाइड, और आप सेटिस्फाइड नहीं हो विद द रिप्लाई रिसीव्ड और द रिड्रेसल एक्शन टेकन बाय द कंसर्न लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडिएट एमआईआई। ठीक है, तो फिर आप स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। ठीक है, अब ये लिमिट के बाद अगर आप आए तो सेबी का राइट है, वो चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकती है, इवन इफ आप 1 साल के बाद आए हो एक्सेप्ट भी कर सकती है, पर रिजेक्ट भी कर सकती है, और रिजेक्ट की तो आपको बुरा नहीं मानना है क्योंकि लेट आप हुए हो, समझ रहे हो, तो वो रिजर्व करके रखा है राइट कि 1 ईयर के बाद हम आपका कंप्लेन रिजेक्ट कर सकते हैं, तो बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि हमने 1 साल टाइम दिया था, आप 1 साल के बाद आए हो तो गलती आपकी है। ठीक है, तो ये भी इन्होंने डाला है। SEBI reserves its right to reject a complaint lodged on scores if the date of cause of action is more than 1 year old. 1 साल से ज्यादा पुरानी है तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड और द कंप्लेनेंट हैज नॉट टेकन अप द कंप्लेंट विद द एंटिटी, डायरेक्ट हमारे पास आ गए हो, अरे पहले एंटिटी के पास जाओ, वहां गए ही नहीं हो, डायरेक्ट हमारे पास आ गए हो, तो भी हम आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट कर सकते हैं। इसमें 1 ईयर का कोई लेना देना नहीं है, प्रोसेस का लेना देना है, डायरेक्ट आप हमारे पास आ ही नहीं सकते।
समझ रहे हो? तो डायरेक्ट आ गए हो तो भी हम आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, भले आप इनडायरेक्टली आए हो, वहां से आप होके आए हो, लेकिन अगर 1 साल के बाद आए हो, कॉज ऑफ कंप्लेन के 1 साल के बाद आए हो, तो भी हम आपका कंप्लेन रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे सिचुएशन बेस्ड केस स्टडीज आ रही है ना, इसमें ये सब आ सकता है, ठीक है, कि कब हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो 2 सिचुएशंस हैं, ठीक है, कि 1 साल पुरानी है, 1 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, या आप हमारे पास डायरेक्टली आ गए हो, तो ये 2 केसेस में आपकी कंप्लेन रिजेक्ट हो सकती है स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है क्या? 1 ईयर ये चेंज हो गया है, डायरेक्ट कंप्लेन का भी ऑप्शन आ गया है, फिर है रिव्यू भी ऑप्शन आ गया है, ठीक है, ध्यान दो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 टाइम रिव्यू भी आप कर सकते हो, जैसे अपील फाइल करते हैं ना, अपील फाइल करने का सिस्टम है, रिव्यू पिटीशन या रिव्यू का अप्लीकेशन भी आप कर सकते हो। अगर उनके हिसाब से उन्होंने रिड्रेसल दे दिया है पर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो कि एक बार और रिव्यू किया जाए, हो सकता है उनसे गलती हुई हो, तो आप रिव्यू पिटीशन या रिव्यू एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हो 1 टाइम टू एनहांस द इन्वेस्टर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, क्योंकि सिर्फ कंप्लेन किसी तरह बस बंद कर देना ये पर्पस कोर्स प्लेटफॉर्म का नहीं है। पर्पस है कि एक्चुअल ग्रीवाइंस रिड्रेस होनी चाहिए, इन्वेस्टर शुड बी सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई, और अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर क्या फायदा। तो रिव्यू का ऑप्शन इसीलिए दिया गया है टू एनहांस द इन्वेस्टर सेटिस्फैक्शन ऑन द कंप्लेन रिड्रेसल। 1 टाइम रिव्यू ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर स्कोर्स प्लेटफॉर्म वेयर a complainant is not satisfied with the extent of redressal of grievance by concerned company, intermediate MII opts for review to the extent of redressal within 15 days from the closure of the complaint. टाइम लिमिट है 15 डेज के अंदर, क्लोजर के 15 डेज के अंदर आपको अपील फाइल करनी है, मतलब रिव्यू फाइल करना है। देयर आफ्टर द कंप्लेंट शैल बी एस्केलेटेड टू द सुपरवाइजिंग ऑफिशियल ऑफ द डीलिंग ऑफिसर ऑफ द सेबी, ठीक है, हायर ऑफिशियल्स तक वो की जाएगी और वो लोग फिर इसको रिव्यू करेंगे, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये पूरा सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। टाइप्स ऑफ कंप्लेन नॉट डेल्थ थ्रू स्कोर्स, ठीक है, सेम है, आप पढ़ चुके हो, मॉड्यूल में भी है, ठीक है, कि भैया आपकी कंपनी अनलिस्टेड है या डीलिस्ट की गई है, ठीक है, एंड और कंपनी ऑन डिसेमिनेशन बोर्ड ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, केसेस पेंडिंग है, सब कॉजी जुडिशियल मैटर है, तो उस पर भी स्कोर्स प्लेटफॉर्म कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, लिक्विडेटेड कंपनी है या कंपनी अंडर लिक्विडेशन है, स्ट्रक ऑफ कंपनी है, वैनिशिंग कंपनी है, तो ये सबके कंप्लेंट्स नहीं लिए जाते, या किसी और रेगुलेटरी बॉडी का मैटर है, हमारे पास आप लेके नहीं आ सकते, तो IRDA का है, PFRDA का है, CCI का है, RBI का मैटर है, ठीक है, या IBC का मैटर है, तो आप यहाँ लेके नहीं आ सकते, ठीक है, तो ये सारे केसेस स्कोर्स में आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। फिर ये भी आप सब पढ़ चुके हो, ठीक है, ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं कि भाई जो इंटरमीडियरीज हैं और MII हैं इनको स्कोर्स का ऑथेंटिकेशन करना है, ठीक है, तो वो सब दिया हुआ है कि इनको प्रॉपर ऑनलाइन प्रोसेस है, इनको यूज़र ID पासवर्ड मिल जाएगा और इनको पूरा जो भी कंप्लेंट्स इनके अगेंस्ट आएगी इनको उन पोर्टल के अंदर दिखेगा, तो इसके लिए उनको पहले स्कोर्स ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, तभी जाके उनको प्लेटफॉर्म एक्सेस किया जाएगा और उनको पता चलेगा कि उनके क्या क्या कंप्लेंट्स हैं जो इन्वेस्टर ने किए हुए, ठीक है, तो ये सेम है। और फिर जो जो कंपनीज हैं इनको भी स्कोर्स पे आना है, ठीक है, तो वो दिया है स्कोर्स ऑथेंटिकेशन फॉर कंपनीज इंटेंडिंग टू लिस्ट, ठीक है, नए सिरे से अब जो लिस्ट हो रहे हैं उनको लिस्टिंग के पहले ही उनको स्कोर्स ऑथेंटिकेशन करना होता है, या प्रोसेस में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है, फाइनल में भी आएगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरा चैप्टर है उसमें पूरा स्कोर्स ऑथेंटिकेशन का भी बहुत बड़ा पॉइंट आएगा, ठीक है, और मैंने तो काफ़ी मतलब रेगुलर लेक्चर्स में दिखाया भी हुआ है कि ऑथेंटिकेशन कहाँ आता है, कैसे दिखता है, क्या क्या डिटेल्स उसमें भरनी होती है। तो ऑनलाइन कर दिया गया है ये, ठीक है, 14 अक्टूबर 2021 ऑनलाइन आपको वो अप्लाई करना है, फॉर्म भरना है और वो ऑथेंटिकेशन होने के बाद आपको पूरा यूजर ID पासवर्ड मिल जाता है। ऑनलाइन मैकेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग स्कोर्स क्रेडेंशियल्स लॉगिन ID पासवर्ड यूजर ID पासवर्ड ऑफ ऑल कंपनीज इंटेंडिंग टू लिस्ट वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम 14th, ठीक है, पहले 1 टाइम पूरा कर दिया गया, एग्जिस्टिंग को पूरा ला लिया गया है, और अब जो भी नए कंपनीज है उनको लिस्टिंग के पहले ये काम करने के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। The online form can be accessed on Scores website. This has been done as a part of SEBI Green Initiative and to streamline redressal of investor grievances against complaints before listing. Listing के पहले ये compliance करना जरूरी है, and the Scores credential will be sent to email ID of the जो भी है dealing officer, compliance officer of the company. ठीक है, फिर ये जो काम है ये आप खुद भी कर सकते हो, ये जो स्कोर्स के कंप्लेंट्स आपके पास आ रहे हैं एज अ लिस्टेड एंटिटी, आप ही के इन्वेस्टर जो आपके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, जो रिजोल्व आपको रेगुलर बेसिस पे जो रिजोल्व करना है,
ये आप खुद भी कर सकते हो इन हाउस, या आप इसको आउटसोर्स भी कर सकते हो थ्रू आरटीआई और एसटीए, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के थ्रू भी करा सकते हो। अगर आप आउटसोर्स करते हो स्टिल जिम्मेदारी आपकी है। गलती भले आरटीए ने की होगी, पर वो गलती आपने की है ऐसा माना जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते मैंने तो आउटसोर्स कर दिया अब उससे बात करो, ऐसे नहीं होता। आप सिर्फ काम ये कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होगी। उसने गलती की है तो कम गलती आप ही ने की है ऐसा माना जाएगा, आपके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। तो वो क्लैरिफाई भी किया गया है। इन केस कंप्लेंट्स आर प्रोसेस्ड बाय आरटीए और एसटीए ऑन बिहाफ ऑफ लिस्टेड कंपनी, एनी फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ आरटीए एसटीए to redress the complaints of failure to update the ETR in Scores platform will be treated as failure of the listed company. ठीक है, to furnish information to SEBI and non-redressal of investor complaints by the listed entity. ठीक है, तो कंपनी की गलती मानी जाएगी, आप वो ऑब्लिगेशन आरटीए या एसटीए पे नहीं डाल पाओगे। क्लियर है? तो ये समरी है। ठीक है, बहुत चीज़ें तो ऑलरेडी सेम है, सिर्फ ये 1 ईयर आई थिंक अपडेटेड नहीं था। डायरेक्ट कंप्लेन के बारे में भी ज़्यादा दिया नहीं हुआ है कहीं भी, वन टाइम रिव्यू ऑप्शन के बारे में भी दिया हुआ नहीं है। ये 3-4 पॉइंट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपने चैप्टर के साथ सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा स्कोर्स यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स एंड गाइडेंस। बढ़े आगे, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ म्यूचुअल फंड्स पे, इसमें भी कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, अब जो है अमेंडमेंट है वो सब ऐसे ही है, मतलब एग्जाम में कोई सेपरेट क्वेश्चन आने का बहुत कम चांस है। ठीक है, चलो म्यूचुअल फंड्स पे आ जाओ। लेसन 12 म्यूचुअल फंड्स, ये भी कुछ खास नहीं है। एसोसिएट की डेफिनेशन में एक प्रोविजो ऐड किया गया है। ठीक है, अब काफ़ी लोगों ने एसोसिएट की डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी होगी, तो ये कोई चांस नहीं है। ठीक है, उन लोगों को स्किप करना है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि इन्होंने एक डेफिनेशन ऐड की है कि एसोसिएट की डेफिनेशन में स्पॉन्सर वर्ड का रेफरेंस आता है। एसोसिएट की जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें स्पॉन्सर का रेफरेंस आता है, तो उसमें कुछ स्पॉन्सर्स को हटा दिया गया है कि ये जो ऐसे कोई स्पॉन्सर है तो वो एसोसिएट के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द अबाउट डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट शैल नॉट अप्लाई टू सच स्पॉन्सर, क्योंकि उसका रेफरेंस आता है। तो सच स्पॉन्सर्स विच इन्वेस्ट्स इन वेरियस कंपनीज, ठीक है, वो कोई मेरा स्पॉन्सर नहीं है, वो हर जगह पैसा लगाता है। ठीक है, इन वेरियस कंपनीज on behalf of beneficiaries of insurance policy or such other schemes as may be specified by board. तो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स का पैसा अगर कोई लगा रहा है एज अ स्पॉन्सर, कहीं भी लगा रहा है, तो उसका खुद का पैसा नहीं है। स्पॉन्सर क्या होता है? जो खुद का पैसा लगा रहा है। अगर ये खुद का पैसा नहीं लगा रहा है, ये तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो होल्डर्स हैं, जो उनके बेनिफिशियरीज हैं, उनका पैसा ऑन बिहाफ वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे लोगों को एसोसिएट्स में आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिलैक्सेशन सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है। फिर है ये भी ताज्जुब है मुझे, रेगुलेशन 53 पे है। ये रेगुलेशन आपके मॉड्यूल में ही नहीं है, जहां तक मैंने देखा है। ये रेगुलेशन ही आपके बुक में नहीं दी है, पर उसका अमेंडमेंट आपको दे दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा इशू है जो आई डोंट नो ये मतलब आईसीएसआई कब रिजॉल्व करेगा। बहुत सालों से चल रहा है कि सारे अमेंडमेंट्स उठा के दे दिए जाते हैं, ये चेक ही नहीं किया जाता कि भैया हमारे स्टडी मटेरियल में हमने इनको दिया भी है कि नहीं। अब जब ओरिजिनल स्टडी मटेरियल में ही वो रेगुलेशन नहीं है, बच्चा उसका अमेंडमेंट पढ़ेगा कैसे? मतलब मुझे तो समझा ही नहीं है, ये पॉइंट ही नहीं समझा कि ये जो बना रहे होते हैं ये क्या मतलब खा पी के क्या करते हैं। कहीं ना कहीं एक प्रोसेस होना चाहिए, एक इंटरनल कंट्रोल ये भी होना चाहिए कि भाई वी शुड रेस्ट्रिक्ट द अमेंडमेंट्स ओनली ऑफ द रेगुलेशंस और ओनली ऑफ द टॉपिक्स विच वी हैव गिवन इन द स्टडी मटेरियल। अगर स्टडी मटेरियल में ही कोई टॉपिक नहीं है तो उसका अमेंडमेंट कैसे दे सकते हो आप? या उससे रिलेटेड कोई सर्कुलर है तो आप कैसे दे सकते हो? बच्चा पढ़ेगा कैसे? इसको भी कंसिडर किया जाए। बस कॉपी पेस्ट करके दे दो बच्चा कर लेगा। अरे क्या है, बच्चा है, मजाक है। तो बहुत बड़ा कंसर्न है। मैं बहुत सालों से सिक्योरिटी लॉ पढ़ाते आया हूं और ये मैं काफ़ी पहले भी बोल चुका हूं, दिस इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम। और इसीलिए मैं, ये पहली बार है कि मैं इससे पढ़ा रहा हूं, नहीं तो वैसे तो मैं अपने ही नोट्स बनाता हूं और मैं हमेशा वही अमेंडमेंट इंक्लूड करता हूं जो रेगुलेशन हमने पढ़े हैं, जो आपके मटेरियल में है, तो मैं वैसे फिल्टर आउट कर देता हूं। ठीक है, बट बच्चे नाखुश रहते हैं, सर वो सर्कुलर दिया है, सर वो भी दिया हुआ है, वो आपने कवर नहीं किया।
अब कौन समझाए बच्चों को? अरे वो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं दिया है तो उससे रिलेटेड अमेंडमेंट में समझाऊं कैसे? जादूगर थोड़ी हूं मैं, समझ रहे हो? तो ये भी आपको कंसिडर करना चाहिए, इवन इंस्टीट्यूट को कंसिडर करना चाहिए। दे शुड नॉट गिव एनी अमेंडमेंट रिलेटेड टू टॉपिक्स विच आर नॉट कवर्ड इन द स्टडी मटेरियल। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। तो रेगुलेशन सब्सटीट्यूट हुआ है विच डील्स विथ डिस्पैच ऑफ वारंट्स एंड प्रोसीड्स, तो ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड एंड रिडम्पशन प्रोसीड्स। अब इसमें रेगुलेशन में क्या चेंज हुआ है कि नॉर्मली जो हमारा स्ट्रक्चर होता है कि हम क्या करते हैं, जो चीजें बार बार चेंज करनी होती हैं वो हम रेगुलेशन में नहीं डालते। ठीक है, कंपनीज एक्ट में भी ऐसे ही होता है कि जो चीजें बार बार चेंज करनी है वो हम एक्ट में नहीं डालते, वो हम क्या लिख देते हैं, एज में बी प्रिस्क्राइब, एज में बी प्रिस्क्राइब, वो हम रूल्स में प्रिस्क्राइब करते हैं और रूल को चेंज करते रहते हैं। वैसे ही सेबी गाइडलाइंस में क्या होता है, जो भी चीजें परमानेंट है वो रेगुलेशन में दी जाती हैं, और जो भी चीजें चेंजेस होती हैं, लिमिट्स हैं, टाइम लिमिट्स हैं, फॉर्म नंबर्स है, कुछ भी चीजें होती हैं तो ये सर्कुलर में दी जाती है, ताकि सर्कुलर हम बार बार दे सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, प्रोसीजर इजी होता है। तो ये रेगुलेशन में क्या हो गया था कि जो टाइम लिमिट्स हैं वो इन्होंने रेगुलेशन में ही दे दी थी। अब अगर मुझे वो टाइम लिमिट बदलनी है तो मुझे पूरे रेगुलेशन अमेंड करने पड़ते हैं, उसका प्रोसीजर भारी होता है। तो अब इन्होंने जो हमारा डिफॉल्ट पैटर्न होता है, ये रेगुलेशन भी डिफॉल्ट पैटर्न में ला ली है, हर जगह बढ़िया तरीके से विद इन सच पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड, विद इन सच पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी सर्कुलर के थ्रू बोर्ड बताएगा, सच रेट एज में बी स्पेसिफाइड फॉर द टाइम टू टाइम। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया है, कोई भी टाइम लिमिट, कोई भी रेट, कुछ भी अब रेगुलेशन के अंदर नहीं है, वो सब सर्कुलर के थ्रू से भी बताते रहेगा। ठीक है, तो हुआ कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर पूरा सेम है, एब्सोल्यूट डेज और रेट सब रेगुलेशन से हटा के कह दिया गया है कि अब हम सर्कुलर में बताएंगे। ठीक है, तो है वही, every mutual fund and AMC shall transfer to unit holders dividend payments within such period as may be specified, transfer to unit holders the redemption or repurchase proceeds within such time as may be specified, or in event of failure to transfer the redemption or repurchase proceeds or dividend payments within the period specified in A or B above, the AMC shall be liable to pay interest to the unit holders at such rate as may be specified. और फिर है notwithstanding the payment of such interest to the unit holders under C, कि आपने इंटरेस्ट भर दिया पर ऐसा नहीं कि आपसे गलती नहीं हुई है, ये तो सिर्फ कॉम्पेंसेशन है, नुकसान की भरपाई है, पर गलती तो हुई है ना, आगे चल के नहीं होनी चाहिए, तो उसकी सजा भी मिलेगी। तो सजा भी मतलब अलग से आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा अगर आप यूनिट होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो सजा नहीं है, वो तो कॉम्पेंसेशन है। ठीक है, सजा भी मिलेगी। द एएमसी मे बी लाइबल फॉर एक्शन फॉर फेलियर टू ट्रांसफर द रिडम्पशन और प्रोसीड्स और डिविडेंड पेमेंट विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम, तो आपके खिलाफ एक्शन अलग से लिया जाएगा। जो ब्याज आपको भरना है, जो इंटरेस्ट पे करना है, वो तो कॉम्पेंसेशन है। ठीक है, और फिजिकल डिस्पैच अगर आप कर रहे हो कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसका भी अलग से आपको इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब सब बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉनिकली ही करना है। ठीक है, पर एक्सेप्शन दिया है, provided that physical dispatch of redemption or repurchase proceeds or dividend payment shall be carried out only in exceptional circumstances, and AMC shall be required to maintain records along with the reasons for all such physical dispatches. Clear है? तो ये इन्होंने सब्सटीट्यूट कर दिया है पूरा रेगुलेशन। चेंज सिर्फ यही है कि टाइम और रेट और ये सब हटा के विद इन सच पीरियड एज में भी स्पेसिफाइड हर जगह डाल दिया गया है, और अब सर्कुलर के थ्रू से भी बताएगा कि ये क्या डेट्स और रेट्स है। ठीक है, क्लियर है? तो कुछ खास नहीं है, म्यूचुअल फंड्स में कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड्स, एससी/एसटी तो बहुत ही छोटे से, बहुत ही माइनर से अमेंडमेंट है, और काफ़ी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो आपने ठीक से पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, इसलिए एससी/एसटी तो मैं कट ही करवाऊंगा, बताऊंगा पहले क्या है, पर वो आपको आप स्किप कर सकते हो, स्किपेबल अमेंडमेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आगे बढ़ते हैं, अब स्ट्रक्चर और लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट में माइनर सा एक सर्कुलर है। ठीक है, अगस्त 18, 2022। अब आपको पता होगा, आपने अजबा पढ़ा होगा, अजबा याद आ रहा है क्या? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो मनी वाला जो ट्रांजैक्शन है, मनी का जो इन्वॉल्वमेंट है, उसमें अजबा प्रोसेस ऑलरेडी आ चुका है।
क्या कहता है एसबा प्रोसेस कि आपका पैसा आप ही के बैंक में रहेगा, सिर्फ ब्लॉक्ड रहेगा जब आप अप्लाई करते हो, और बस ब्लॉक करने का वो आपको डिटेल देना है। और आपके अकाउंट से पैसा तभी ट्रांसफर होगा, डेबिट होगा, जब आपको अलॉटमेंट मिलेगा। मतलब जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता आपके अकाउंट से पैसा नहीं जाएगा। तो यही कंसेप्ट सिक्योरिटीज पे भी ला लिया गया है कि सिक्योरिटीज में भी ऐसे ही होना चाहिए कि अगर मुझे अलॉटमेंट मिला है या अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो सिक्योरिटीज भी मेरे अकाउंट से तभी जानी चाहिए जब ट्रेड एक्चुअली एग्जीक्यूट हुआ है। ध्यान दो, मतलब सब्जेक्ट मैटर सिर्फ बदल रहा है। अभी तक सब्जेक्ट मैटर क्या रहा है? अभी तक सब्जेक्ट मैटर रहा है मनी। अभी सब्जेक्ट मैटर शेयर्स को भी कर दिया गया है, सिक्योरिटीज को। ध्यान दो, ब्लॉक मैकेनिज्म सेम है, असबा वाला ही ब्लॉक मैकेनिज्म इन डीमैट अकाउंट, क्योंकि अब सिक्योरिटीज की बात हो रही, ऑफ द क्लाइंट्स अंडरटेकिंग सेल ट्रांजैक्शन। टॉपिक समझो पहले, ठीक है? सेल ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप सेल कर रहे हो, सिक्योरिटीज सेल कर रहे हो स्टॉक मार्केट पे, तो आपके डीमैट अकाउंट से शेयर्स ट्रांसफर होते हैं। पे इन पे आउट, याद है? पे इन पे आउट होता है। अब अगर पे इन पे आउट करने के बाद अगर ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया या डिफॉल्ट हो गया, फिर वो लंबा प्रोसेस चालू हो गया, सिक्योरिटीज तो डे वन पे ही आपके हाथ से निकल गई ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब और थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लिया गया है कि जो भी सेल कर रहा है उसके डीमैट से सिक्योरिटीज तभी डेबिट होनी चाहिए जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस पूरा हो रहा है तभी आप एक्चुअल डेबिट करो। तब तक आप सिर्फ ब्लॉक करके रखो ताकि वो कहीं और ना बेच पाए। आपका कंसर्न क्या है कि वो इस ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहां भी वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है फिर वो कहीं और भी उसको बेच रहा है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन सेम सिक्योरिटीज के ना हो पाए। यही तो पर्पस है ना, सेफगार्ड करना। तो आप ब्लॉक कर दो, जैसे अमाउंट ब्लॉक होते हैं बैंक अकाउंट्स में, डीमैट में शेयर्स क्यों नहीं ब्लॉक हो सकते? ब्लॉक कर दो ना, कहीं और नहीं बेच पाएगा वो, पर उसके अकाउंट से डेबिट मत करो। बस इतना ही कंसेप्ट है, ठीक है? ध्यान दो। SEBI White Circular dated 16 July 2021 introduced the block mechanism in demat account of clients undertaking sale transaction on a optional basis. ठीक है, इन्होंने ट्रायल पहले स्टार्ट कर दिया था 2021 में, फिर इन्होंने मैंडेटरी बना दिया। पहले ऑप्शनल था, ट्राई किया, सब अच्छा गया, सब बढ़िया गया, मजा आ गया, और फिर इन्होंने असबा की तरह वो परमानेंट कर दिया है, ठीक है? मैंडेटरी है। फॉर द एज ऑफ ऑपरेशंस इन अर्ली पेन मैकेनिज्म, ठीक है, ये पहली बार मतलब ऑप्शनल किया गया था। When the clients intends to make a sale transaction, shares will be blocked in the demat account of the clients in the favor of clearing corporation. ठीक है, तो ब्लॉक करेंगे और किसके फेवर में करेंगे? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। इफ द सेल ट्रांजैक्शन इज नॉट एग्जीक्यूटेड, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया किसी भी वजह से, तो क्या होगा? इफ द सेल इज नॉट एग्जीक्यूटेड, शेयर्स विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द क्लाइंट्स डीमैट अकाउंट एंड विल बी अनब्लॉक्ड एट द एंड ऑफ टी डे। ठीक है, टी डे, जो डे पे वो ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए था, अब क्योंकि वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया, तो वो डे के एंड तक शेयर्स अनब्लॉक भी हो जाने चाहिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा। समझ रहे हो? तो इसमें टाइम जाता था। मैंने एक सेल ट्रांजैक्शन किया, मेरे शेयर्स डेबिट हो गए, ट्रांसफर हो गए, अब ट्रेड अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मेरे ही शेयर मेरे को ही मिलने में टाइम लगता था। क्यों लगे टाइम? लिए ही क्यों अगर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो लॉजिक वही है, पैसों वाला ही लॉजिक है कि अलॉटमेंट ही नहीं मिला तो पैसे लिए ही क्यों, पैसे मेरे पास ही रखते। ठीक है, तो सेम लॉजिक है, सेम सेफगार्ड है। दस दिस मैकेनिज्म विल डू अवे विद द मूवमेंट ऑफ शेयर्स फ्रॉम द क्लाइंट्स डीमैट फॉर अर्ली पेन एंड बैक टू द क्लाइंट डीमैट अकाउंट इफ द ट्रेड इज नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो शेयर्स वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और सेफगार्ड भी है क्योंकि आपने ब्लॉक किया हुआ है। SEBI White Circular has provided the facility of block mechanism shall be mandatory for all early paying transaction with effect from November 14, 2022. ठीक है, तो ये अब मैंडेटरी हो गया है सारे ट्रांजैक्शंस में, अब ब्लॉक मैकेनिज्म ही चलेगा। और अगर ट्रेड एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो रहा है, दोनों साइड का पे इन पे आउट सब अच्छे से हो रहा है, तो ही सिक्योरिटीज एक्चुअली डेबिट होंगे। ठीक है, मतलब अब क्या होगा? अब दोनों में हो गया ना, पैसे के लिए भी हो गया है, इधर भी हो गया है। तो समझ रहे हो? अब मतलब सिर्फ शेयर्स हैं क्या अकाउंट में, वो चेक करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। बैंक अकाउंट में पैसा है क्या, चेक करेंगे, ब्लॉक कर देंगे और सीधे डेबिट कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन भी दिया है अलग सर्कुलर में। ठीक है, ये अलग सर्कुलर है,
इसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ये उन ट्रेड्स के लिए नहीं होगा जहां पे आपने वो आउटसोर्स किया हुआ है। यानी क्या किया है, ध्यान दो। ब्लॉक मैकेनिज्म इन डीमैट अकाउंट ऑफ क्लाइंट्स अंडरटेकिंग सेल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इसमें क्लैरिफिकेशन था, दिस ब्लॉक मैकेनिज्म शैल नॉट अप्लाई टू क्लाइंट्स हैविंग अरेंजमेंट्स विद द कस्टोडियंस, कि अगर आपने कस्टोडियन की सर्विस ली है, आपके ट्रेड्स आप खुद कंडक्ट ही नहीं करते हो, आप कस्टोडियन को आपने हायर किया हुआ है और अब सारा आपने काम कस्टोडियन को दिया हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है? कस्टोडियन के पास आपने काम दे दिया, तो वो तो कस्टोडियन का काम है ना आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना, तो उनको मतलब एग्जम्पशन दे दिया गया है कि ये ब्लॉक सिस्टम जो है वो ऐसे लोगों पे अप्लाई नहीं होगा जिन्होंने अपना काम आउटसोर्स करके रखा है कस्टोडियन को, ठीक है? जो लोग खुद कर रहे हैं, खुद ब्रोकर के थ्रू करते हैं, उनके लिए है। अगर आपने पूरा जो मैनेजमेंट है, डे टू डे मैनेजमेंट जो है, जो भी एसेट्स का मैनेजमेंट होता है पूरा, अगर आपने कस्टोडियन को दे दिया है, तो ऐसे ट्रेड्स पे ये ब्लॉक सिस्टम अभी अप्लाई नहीं होगा, अभी अप्लाई नहीं होगा। आगे चल के उनको भी कवर करेंगे, ऐसा नहीं है, पर इसके लिए अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो अभी सिर्फ जो कस्टोडियंस को जिन्होंने काम नहीं दिया हुआ है उन पे ही अप्लाई होगा, ठीक है? तो ऐसे क्लाइंट्स पे अप्लाई नहीं होगा हैविंग अरेंजमेंट विद द कस्टोडियन रजिस्टर्ड विद सेबी फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड। ये उनका काम है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड। तो आप ब्लॉक सिस्टम इन पे अभी अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये सिंपल सा छोटा सा अमेंडमेंट है। और फिर एक ये भी छोटा सा अमेंडमेंट है, इग्नोरेबल है, इंटरमीडिएट चैप्टर का है। तो इन्होंने कुछ सब्सटीट्यूशंस किए हुए हैं, ठीक है, कि जहां जहां डेजिग्नेटेड मेंबर वर्ड होता है वहां वहां इन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वर्ड को सब्सटीट्यूट कर दिया है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डिफाइन किया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो होगा जो एक होल टाइम मेंबर है या बोर्ड का ऑफिसर है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ जनरल मैनेजर एज मे बी डेजिग्नेटेड फॉर द पर्पज बाय बोर्ड, ठीक है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वर्ड डाल दिया है, उसको डिफाइन कर दिया गया है। और फिर है appointment of designated authority, the following shall be substituted. The board may approve the initiation of proceeding for any default of nature specified in regulation 23 against any person who has been granted a certificate under the act of under। तो ये जो भी है बोर्ड मतलब अप्रूव करेगा, तो ये उन्होंने सब्सटीट्यूट किया है रेगुलेशन को, कुछ मेरे ख्याल से काम का नहीं है, ठीक है? ये मतलब आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, स्किपेबल है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आखिरी SAST, ये भी स्किपेबल है, ठीक है? ये है SAST रेगुलेशंस, टेक ओवर रेगुलेशंस। इसमें भी पूरा जो आप प्राइसिंग का पढ़ते हो ना, ऑफर प्राइस से रिलेटेड जो आप पढ़ते हो रेगुलेशन 8, उसमें जो आप अलग अलग पढ़ते हो ना, इतने डेज का ये वेटेड एवरेज, वॉल्यूम वेटेड एवरेज, ये वो उसमें कुछ प्रोविजोस ऐड किए हुए हैं, एक्सेप्शंस ऐड किए हुए हैं कि वो क्राइटेरिया गवर्नमेंट कंपनीज के डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम्स पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये आपको नहीं समझेगा, तो ये छोड़ दो आप, मेरे ख्याल से मतलब इग्नोरेबल है, आंसर को ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, ठीक है? कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन भी काफ़ी लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो ये उनको समझ में आना कोई चांस ही नहीं है, ठीक है? तो दोनों ये स्किपेबल है, ठीक है? स्किपेबल अमेंडमेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरमीडिएट वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? ये कुछ कुछ चैप्टर्स के जो हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो काम के अमेंडमेंट्स क्या है मैं आपको एक बार और बता देता हूं, जो मिनिमम है और जो सबको कवर करने चाहिए, ठीक है? तो ध्यान दो, एक है आपका ICDR का, LODR का, ठीक है? ICDR LODR के अमेंडमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर जो मैंने आपको बताया कि इनसाइडर ट्रेडिंग के भी रेगुलेशंस के जो अमेंडमेंट्स है इंपॉर्टेंट है, और रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है? ये चार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी आई डोंट थिंक कि कुछ बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये चार चैप्टर के अमेंडमेंट्स आपको मिनिमम कवर करके जाने हैं, ठीक है? चलो, तो ऑलमोस्ट सारे मैंने बता दिए आपको, ठीक है? कुछ कुछ ऐसे भी थे जो जिसके मेन रेगुलेशन ही आपने नहीं पढ़े हैं, तो अमेंडमेंट देखो कोई चांस नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। एक लाइन समझने के लिए आप 2 पेज का पहले पूरा रेगुलेशन पढ़ोगे, फिर वो आधी लाइन का अमेंडमेंट क्या है ये समझोगे, ठीक है? पॉसिबल नहीं है। तो बेटर है आपने जब मेन रेगुलेशन स्किप की हुई है तो अब अमेंडमेंट भी स्किप कर दो, ठीक है? तो ये मैं आपको कहूंगा। चलो, ठीक है? तो आई होप
आप पूरा अमेंडमेंट जितना मैंने एटलीस्ट पढ़ाया है, जो मिनिमम है, इतना आप एटलीस्ट कवर करके जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो टू चेयर मी अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, आखिरी तक आ गए हो, तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही और वीडियोस में डालते रहूँगा। कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।